बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की तरफ से केमिकल काइनेटिक्स का दूसरा पार्ट, जो फैक्टर इफेक्टिंग का दूसरा पार्ट है। आप उसको डिस्कस करते हैं। उसमें फैक्टर इफेक्टिंग में एक रह गया था जिसका नाम है हमारे पास, उसका नाम है क्या? टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या रोल होता है, इससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अब देखिए, अगर आपके पास टेम्परेचर बढ़ता है तो ये याद रखिए, इससे आपके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और इसके साथ साथ, इसके बढ़ने के साथ साथ कोलिजन, जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। कोलिजन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है और जब कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाता है। इफेक्टिव कोलिजन जो है, इफेक्टिव कोलिजन वो बढ़ जाता है। अब हमारे पास याद रखिए, हमारे पास कितने किस्म के कोलिजन है? दो किस्म के कोलिजन है। एक आपके पास है जो कोलिजन होती है, एक कोलिजन होती है इनइफेक्टिव कोलिजन, उसको हम कहते हैं इनइफेक्टिव कोलिजन। ये ऐसी कोलिजन होती है जिसमें के, याद रखिए, जिसमें के रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास दो चीजें नहीं होती है। कौन कौन सी चीजें नहीं होती है इसके पास? सबसे पहले एक आपके पास प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होता है, प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होता है। दूसरा, इसके पास एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। यहां पर कोलिजन थ्योरी को हम एक साथ पढ़ते हैं टेम्परेचर के साइड से। टेम्परेचर को पढ़ने के साथ साथ हम कोलिजन थ्योरी को भी एक्सप्लेन करते हैं। तो इनइफेक्टिव कोलिजन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। तमाम रिएक्टेंट में जितनी भी कोलिजन होती है वो सारे इफेक्टिव नहीं होती है, मैक्सिमम उसमें इनइफेक्टिव कोलिजन होता है। और ये याद रखिए, कुछ इसमें जो है आपके पास इफेक्टिव कोलिजन होता है, इसमें आपके पास इफेक्टिव कोलिजन होता है। और इफेक्टिव कोलिजन ऐसी कोलिजन होती है जिसमें के आपके पास रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अब इफेक्टिव कोलिजन के साथ क्या क्या चीजें होती है जिसकी वजह से ये इफेक्टिव बन जाता है? तो एक सबसे एक चीज होती है वो है प्रॉपर ओरिएंटेशन। दूसरा इसके साथ होती है एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन हो और एक्टिवेशन एनर्जी हो सो ये याद रखे, आपको जो है ये इफेक्टिव कोलिजन देगा और इफेक्टिव कोलिजन जिस रिएक्शन में होता है वो इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। अब देखिए, हम प्रॉपर ओरिएंटेशन और एक्टिवेशन एनर्जी की बात करते हैं जो इफेक्टिव कोलिजन के लिए जरूरी है, जिसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अब देखिए, आपके पास है प्रॉपर ओरिएंटेशन। सपोज आपके पास है ये पार्टिकल ए और ये पार्टिकल ये दूसरा, ये एक मॉलिक्यूल का एक हिस्सा है। ये वाला हिस्सा सपोज ये पार्शियल पॉजिटिव का है और ये पार्शियल नेगेटिव, और यहां पर आपके पास जो दूसरा मॉलिक्यूल्स आता है उसका भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। देखिए, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है। ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। या अगर आपके पास यहां पर पार्शियल पॉजिटिव हो और इस साइड पे मॉलिक्यूल पे पार्शियल नेगेटिव, यहां आपके पास आप देखिए
ये आपके पास पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव होता है। सो ये देखिए यहां क्या होगा, यहां पर ये प्रॉपर ओरिएंटेशन देगा क्योंकि ये नेगेटिव प्लस के बिल्कुल आमने सामने है, तो ये आपके पास ये प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है, जबकि ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होता है। दूसरा, एक्टिवेशन एनर्जी का होना जरूरी है, एक्टिवेशन एनर्जी का होना जरूरी है। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज होता है, देखें एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये याद रखिए, ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है मिनिमम एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बिफोर टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। इस रिएक्टेंट के साथ कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एनर्जी ऐड करते हैं रिएक्टेंट के साथ। लेकिन यहां लफ्ज जो मिनिमम यूज हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सबसे पहले आपने इसका मतलब याद करना है। तो ये आप देखें, जो रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के पास अपनी ही एनर्जी होती है, जिसको हम कहते हैं एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, और ये रिएक्टेंट को हम क्या देते हैं, इस रिएक्टेंट को हम देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ताकि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनाए, ये वाला कॉम्प्लेक्स बनाए। तो हम देते हैं इसको एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं। और एक्टिवेशन एनर्जी वह रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक, दोनों सूरतों में एक्टिवेशन एनर्जी का होना जरूरी है। अब देखिए हमारे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी, देखिए आपके पास है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी ये मैं आपको इस तरह से, थ्रेशोल्ड एनर्जी ये टोटल एनर्जी नहीं है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके बराबर है, ये बराबर होती है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब देखिए आपके पास जो एनर्जी थी, रिएक्टेंट की जो एनर्जी थी वो 20 जूल, वो 20 जूल है, और एक्टिवेशन एनर्जी आपने दे दी है कितना, आपने दे दिया है ये 60 जूल, 60 जूल दिया है। तो ये आप देखें आपके पास ये थ्रेशोल्ड एनर्जी 80 जूल बन जाता है। तो अब देखें अगर हम 60 जूल दे दे, अगर हम 60 जूल दे दे तो ये रिएक्टेंट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या अगर हम 70 जूल दे दे और थ्रेशोल्ड एनर्जी आपके पास ये बन जाती है, फिर अगर हम 60 के बजाय 70 जूल एनर्जी रिएक्टेंट को दे दे, तो यहां पर थ्रेशोल्ड एनर्जी वो 90 जूल के बराबर होता है। क्या फिर ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। अब देखिए अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी 8 जूल दे दे, इस पे बना सकता है बिल्कुल। अगर 90 जूल देते तो इस पे भी, अगर 100 जूल दे दे तो इस पे भी। इन तमाम हाईएस्ट में से सबसे जो लोवेस्ट है ये मिनिमम एनर्जी है। अगर इससे थोड़ा सा कम किया जाए, थोड़ा सा भी कम किया जाए, तो फिर ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। सो ये दूसरी डिफिनीशन आप देखें, द एनर्जी बिलो विच रिएक्टेंट विल नेवर बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ये वो एनर्जी जिससे थोड़ा सा कम किया जाए, यानी ये अगर 55 किया जाए तो 55 पे ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता है, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। अब देखिए हमारे पास एक होता है ये वाला जो आपके पास है एंडोथर्मिक प्रोसेस।
एंडोथर्मिक प्रोसेस में आप देखिए आपके पास क्या होता है, आपके पास प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी है या हीट है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी जो है वो ज्यादा होती है किसकी एंथैल्पी से, रिएक्टेंट की एंथैल्पी से। सो अगर प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा है तो अब देखिए हम इसको एक्टिवेशन एनर्जी जो है, इसको एक्टिवेशन एनर्जी कम देंगे क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में जाए, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना चाहे तो फिर क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये याद रखिए रिवर्स रिएक्शन के लिए हम देंगे कम, और ये जो है रिएक्टेंट की जो एंथैल्पी है वो आपके पास कम है, तो इसके लिए हम एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा देंगे, सो अब देखिए अगर आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, देखिए अगर रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन है, सो गौर से देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एंडोथर्मिक प्रोसेस में फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम एक्टिवेशन एनर्जी क्या करते हैं, ज्यादा देंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी देन द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ये क्यों, देखे अगर हम यहां पर देखें तो यहां 60 जूल एनर्जी हम देते हैं, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम दूसरे साइड से देखें तो ये देखिए ये जो प्रोडक्ट है ये यहां पर मौजूद है, और यहां अगर हम देखें तो यहां आपके पास होती है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। वो कहां पर मौजूद है, वो आपके पास मौजूद है जो है कहां पर 40 जूल पे मौजूद है। तो अब इसके साथ एनर्जी कितनी है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ये 40 जूल है, और हम इसको कितने एनर्जी देते हैं रिवर्स डायरेक्शन में, तो इसको 40 ही जूल देते हैं। अब रिवर्स डायरेक्शन में हम देते हैं कितनी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं, देखिए हर सूरत में आप देखिए गौर से देखिए ये आपके पास फॉरवर्ड था, ये आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन था, गौर से देखिए यहां आपके पास अब बैकवर्ड डायरेक्शन में आपने एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट को लिखना है प्लस एक्टिवेशन एनर्जी लिखना है और थ्रेशोल्ड एनर्जी लिखना है। ये आपके पास क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए होगा। अब यहां पर आपने क्या नाम है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, वो जो है वो आपके पास कितनी है, वो आपके पास 40 जूल है। तो एक्टिवेशन एनर्जी भी आपके पास 40 जूल होता है। तो हर सूरत में थ्रेशोल्ड एनर्जी 80 जूल के बराबर होता है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड के लिए ज्यादा होती है एंडोथर्मिक प्रोसेस में, और बैकवर्ड के लिए कम होती है। लेकिन अगर हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस की बात करें तो फिर क्या होता है, देखिए यहां पर आपके पास ये रिएक्टेंट है और इस रिएक्टेंट के पास है एनर्जी, क्या, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, वो कितनी जूल है, वो है आपके पास 30 जूल, ये 30 जूल है, और ये 80 जूल पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। सो 30 जूल रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी है। अब हम कुछ एनर्जी देते हैं, कितनी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं 50 जूल, ये देते हैं 50 जूल। सो आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी वो बराबर होती है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। सो अब आपके पास रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो 30 जूल है और एक्टिवेशन एनर्जी जो है
वो 50 जूल है। सो टोटल थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो किसके बराबर होती है? 80 जूल के। ये किसके लिए है? ये आपके पास है फॉरवर्ड, ये देखें, ये आपके पास है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। अब अगर आप बैकवर्ड रिएक्शन को देखें तो अब देखें बैकवर्ड रिएक्शन में यहां एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होती है, तो वो कितनी होती है? वो याद रखिए वो 20 जूल होती है। अब याद रखिए यहां पर हम एक्टिवेशन एनर्जी इसको देते हैं तो कितना एक्टिवेशन एनर्जी देंगे? 60 जूल देंगे, रिवर्स के लिए 60 जूल। तो अब देखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी आप देखें, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास 60 जूल है, जबकि आपके पास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो 20 जूल है और यहां पर 80 जूल आ जाता है। सो ये किसके लिए है? ये बैकवर्ड रिएक्शन के लिए है। ओके, ये आपके पास बैकवर्ड रिएक्शन के लिए है। तो अब देखिए आपके पास क्या होगा? आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम होगी, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है। फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में याद रखिए, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में एंथैल्पी या हीट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कम होती है और एंथैल्पी या हीट ऑफ रिएक्टेंट वो ज्यादा होती है। तो अगर ये कम है तो आप देखिए अगर ये कम है तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हम एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा देंगे और रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी कम देंगे। अब हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हम अर्हीनियस इक्वेशन कहते हैं, उसके थ्रू भी हम टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी का जो आपस में रिलेशनशिप्स है उसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। हमारे पास याद रखिए, अगर आपके पास है ये रेट है और ये आपके पास है, ये आपके पास ए है कांस्टेंट और हीनियस कांस्टेंट, ये एक्सपोनेंट कांस्टेंट है, यहां पर आपके पास है ई ए डिवाइडेड बाय आर टी। अब हमारे पास इसको हमने पढ़ना है। देखिए यहां पर इससे नतीजा अखज करते हैं कि क्या पड़ता है। अगर हमारे पास टेम्परेचर बढ़ता है सो देखिए क्या होगा। अगर आपके पास ई ए आर टी अगर ये पॉजिटिव में है, सो इसके बढ़ने से देखिए ये बढ़ता है, जब ये बढ़ता है तो इसकी वैल्यू जो है वो घट जाती है, कम होती है, इसकी वैल्यू कम होती है। लेकिन अगर ये नेगेटिव साइन में है, अगर ये आपके पास नेगेटिव साइन में है, तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो ये वैल्यू घट जाती है और नेगेटिव में जो वैल्यू कम होती है तो वो जो है वो ज्यादा होती है। अब देखिए अगर आपके पास टेम्परेचर बढ़ता है, ये वैल्यू घट जाती है, ये वैल्यू बढ़ जाती है, सो ये याद रखिए आपके पास स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ये बढ़ जाता है और ये याद रखिए आपके पास रेट जो है, ये रेट या स्पीड जो है वो भी बढ़ जाता है। लेकिन ये फैक्टर जो है याद रखिए, ये वाला फैक्टर जो है अगर ये पॉजिटिव में है तो ये घट जाएगा। इस तरह से आपके पास है एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी की हम बात करें और यहां आपके पास है प्लस ई ए और यहां पर आर टी,
ये पॉजिटिव में है। तो अगर आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है, सो नॉमिनेटर जो है वो बढ़ जाता है, इसकी वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन अगर ये नेगेटिव में है, ये फैक्टर अगर नेगेटिव में है RT, तो अगर ये नेगेटिव में है तो फिर ये घट जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी से ये घट जाती है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू बढ़ता है नॉमिनेटर, और नेगेटिव में जो वैल्यू बढ़ती है सो याद रखिए वहां पर वो घट जाती है। सो एक्टिवेशन एनर्जी जो है क्या करता है, बढ़ने से आपके पास क्या होता है, K की वैल्यू, ये देखिए ये K की वैल्यू जो है वो घट जाती है। और ये याद रखिए आपके पास रेट जो है वो भी घट जाता है। अगर किसी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होता है, सो याद रखिए उसका रेट, उसका जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो घट जाता है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज। अल्लाह हाफिज।